हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, मैं आनंद मेहरा हिंदी व्याकरण जो कि यूकेएसएससी पैटर्न पर आधारित है, उस पर एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हिंदी भाषा पर, यानी हिंदी भाषा के इतिहास पर, हिंदी भाषा के विकास क्रम पर, स्वतंत्रता संग्राम के बाद कैसे हिंदी का विकास हुआ, स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसे हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और हिंदी के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं हैं, इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन सी हिंदी की बोलियां हैं और हिंदी भाषा का जो देवनागरी लिपि में जो रूप है लिखा हुआ वो कैसा है और देवनागरी लिपि का हिंदी में आने पर क्या संघर्ष रहा, उस पर भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, आपको बता दें यूकेएसएससी पैटर्न पर आधारित हमारे बैक टू बैक लेक्चर आएंगे हिंदी भाषा के। तो आप लोग को हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। नीचे राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब बटन होगा, बगल में बेल आइकन ऑन कर पहले हमारा लेक्चर आएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस ही लेक्चर के एमसीक्यू टेस्ट आएंगे, ताकि कोई भी प्रश्न उस सीरीज का ना छूटे। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं हिंदी भाषा के विकास की ओर और कैसे इसका विकास हुआ। इस पीडीएफ को आपको कहाँ से प्राप्त करना है, इस नोट्स को आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर जाएगा, इस बीच में ही हम आपको अनाउंस कर देंगे। तो हिंदी भाषा के विकास की ओर आपको ले चलते हैं कि हिंदी की आकृति और रूप के आधार पर हम देखें तो हिंदी को हम वियोगात्मक और विश्लेषण भाषा कहते हैं। साथ ही पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो अप्रॉक्सीमेट 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें से एक हमारी हिंदी भी एक मातृभाषा है, जिसको संवैधानिक दर्जा अभी यहाँ पे दिया गया है। तो किसी भी क्षेत्र की कोई भी भाषा होती है, उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। तो भारत में भी हिंदी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से बोली जाती है। तो भारत में भी हिंदी के 4 परिवार हैं भाषा के। तो उस बोलने के आधार पर भाषा के 4 परिवार हैं। तो इन परिवारों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा परिवार है वो है भारतीय परिवार, जिसमें 73% भारतीय लोग इस प्रकार की हिंदी को बोलते हैं। और द्रविड़ जो है भारत में 25% इसका प्रयोग करते हैं। आस्टिक जो है भारत में 1.3% इसका प्रयोग करते हैं और चीनी तिब्बती भारत में 0.7% इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, भाषा के 4 परिवार हैं। इन 4 परिवार में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, भारतीय परिवार है। अब आपको ले चलते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय आर्य, आप लोगों को अवगत होगा कि भारत संस्कृत से ही क्या हुआ, हिंदी का विकास हुआ। तो सबसे पहले भारतीय आर्य की उपशाखा से इसका विकास से संबंध है, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो आपको बता दें, वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल 1500 ईस्वी पूर्व था और लौकिक संस्कृत का था 500 ईस्वी पूर्व। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो उदाहरण है, यानी कौन कौन सी भाषाएं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में बोली जाती थी, पाली, प्राकृत और अभ्रंश और अवट। और इसका प्रयोग काल क्या था, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आधुनिक आर्य भाषा थी, उसके उदाहरण की बात करें हिंदी और हिंदोत्तर भाषाएं, इसका प्रयोग काल था 1000 से अब तक जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में बात करें तो पाली में किसने दिए थे, गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने जो भी भगवान महावीर ने जो भी उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। तो अभ्रंश और अवट में भी कुछ जो साहित्य थे वो लिखे गए थे। तो इस तरह से हम देखें तो हिंदी का विकास क्रम बेसिकली आर्य लोग आए थे और उनका जो संस्कृत में वहाँ पे लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, उसी से ही हम इनमें 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषा में ही हमें देखा गया कि हिंदी का रूप देखने को मिला जो अभी तक चल रहा है। अब जानने का प्रयास करते हैं आधुनिक आर्य भाषा। पहले आपको बता देते हैं इसका सिस्टम क्या होगा कि कैसे इसका विकास हुआ। हमने आपको बताया कि हिंदी का विकास क्रम किससे हुआ, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत से हुआ, फिर आई पाली जिसमें किसने उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध ने। फिर आई प्राकृत जिसमें भगवान महावीर ने अपने उपदेश दिए थे, अभ्रंश, फिर अवट बना, फिर प्राचीन हिंदी। तो हिंदी का विकास क्रम बेसिकली इस ऐसी श्रेणी से ही होकर जाता है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें साथियों, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आता है प्राचीन हिंदी, जिसका प्रयोग काल 1100 से 1400 ईस्वी पूर्व है। दूसरा आता है मध्यकालीन हिंदी, इसका प्रयोग काल 1400 से 1850 ईस्वी पूर्व है। तीसरा आता है आधुनिक हिंदी, जिसका प्रयोग काल 1850 से अभी तक है। तो हिंदी को भी हम आधुनिक आर्य भाषाओं को 3 भागों में हम बांटते हैं। तो प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल 1100 से 1400
1400 ईस्वी पूर्व है। तो इस विकास क्रम में हम देखें तो हिंदी का मिला जुला रूप हमें मिलता है, जहाँ पर साहित्य रचना हमें कम देखने को मिलती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अपभ्रंश और अवट्ट के बाद भी हिंदी का विकास जो है चलता रहा। और हिंदी एक भाषा समूह है जिसमें 5 उपभाषाएं 17 बोलियां हैं। अभी हम बात करेंगे कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं और भाषा। पहले आपको बता दें एक भाषा क्या होती है, क्या एक बोली होती है, क्या उपभाषा होती है। साथियों आपको बता दें कोई भी बोली जो होती है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जिसमें साहित्य रचना बिल्कुल भी नहीं होती। और उसी में एक उपभाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है। जो बोली होती है उसी का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है और उस बोली में साहित्य रचना छिटपुट तरीके से होने लग जाती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अब बात करें तो भाषा क्या होती है, भाषा ही एक इसमें साहित्य रचना होने लग जाती है और जो साहित्यकार होते हैं इसको काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए यह भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो हर भाषा का अनेक उपभाषाएं हो सकती हैं, हर उपभाषा के अनेक बोलियां हो सकती हैं, आपको पहले ही ध्यान में रखना है। तो इस काल तो पहले हिंदी के विकास क्रम में हमने देखा कि प्राचीन हिंदी में तो ये रहा। अब जो मध्यकालीन हिंदी में था, मध्यकालीन हिंदी में हमने देखा कि तो प्राचीन हिंदी में तो लगभग संस्कृत का ही बोलबाला था। तो मध्यकालीन हिंदी में ब्रज भाषा और अवधि का अत्यधिक विकास हुआ। आप लोग अवगत हो मौर्य वंश, ऐसे वंश जो है ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय देखे गए और उस समय जो भाषा चलती थी वो ऐसे ही चलती थी जैसे अवधि ब्रज भाषा। इसमें ही साहित्यकार अपने साहित्य लिखा करते थे, अपना लेखा जोखा रखते थे। तो इस काल में यानी मध्यकालीन मध्यकाल में हिंदी का विकास तो नहीं हुआ, बट ब्रज भाषा अवधि ने अपना अत्यधिक विकास किया और ब्रज भाषा में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा इसका प्रयोग किया गया, जैसे सूरदास, रसखान, मीराबाई। अवधि जो है, अवधि को साहित्य भाषा का रूप सूफी कवियों ने दिया, जैसे तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस जो है अवधि में लिखा गया है और खड़ी बोली जो है कबीरदास, नानक, रहीम आदि ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो इस तरह से हम मध्यकालीन जो प्रयोग काल था, मध्यकालीन का प्रयोग काल हमने 1400 से 1850 के मध्य कहा था, उसमें बेसिकली ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली का ही बोलबाला था। अब आती है आधुनिक काल। आधुनिक काल था 1850 से अब तक। आधुनिक काल तक आते आते साथियों ब्रज भाषा और अवधि ने साहित्य से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि आप लोग अवगत हो अंग्रेजों ने और अन्य जो बाहरी दल थे उनने हमारे भारत पर राज करना शुरू कर दिया था और वैसे ही हमारे जो भाषाएं थी उस पर भी असर पड़ा। तो इसी तरह से ब्रज भाषा और अवधि ने तो साहित्य से यहाँ आने तक मुंह मोड़ लिया था, बट खड़ी बोली का जो प्रसार था वह बना रहा। और खड़ी बोली का उस समय जो भारतीय हिंदू युग चला, इसमें हिंदू भारतीय हिंदू का जो काल माना जाता है 1850 से 1900 के चाल तक ढली। फिर आता है खड़ी बोली का द्विवेदी युग। इसमें आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका निकाली और अपने जो भी कथन थे उस पत्रिका में लिखे, किस बोली में, खड़ी बोली में। फिर छायावादी युग जो था 1918 से 36 तक चला, इसमें भी खड़ी बोली का ही बोलबाला रहा, जिसके जो कवि थे प्रशांत थे, निराला थे और महादेवी वर्मा थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान इस युग में इस खड़ी बोली के लिए दिया जाता है। तो आते आते आप लोग अवगत हो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक काल हिंदी तक ये भाषाएं साहित्य से दूर हो गई थी और हिंदी ने अपना जो है प्रसार बढ़ा दिया था। तो जैसे जैसे यहाँ पे अलग अलग शक्तियाँ, बाहरी शक्तियाँ आई, तो वैसे वैसे हिंदी को भी अपना यहाँ पे कद थोड़ा सा अलग लगा। और आपको बता दें इंग्लिश ने और फारसी जो भाषा थी उनने अपना स्थान यहाँ पे गढ़ दिया था। अब बात करें साथियों, यहाँ पे एक समस्या यह थी कि जब भारतीयों पर अंग्रेजों ने राज किया था तो कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप करने में बड़ी समस्या हो रही थी। किनको? अंग्रेजों को। किन से? भारतीयों से। तो उन्होंने आगे क्या विकास किया कि हिंदी सीखी और हिंदी भी सीखी और सिखाई भी। तो इस तरह से आगे हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदी, स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी। तो स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था साथियों 1857 से, आप लोग अवगत हो, तो 1857 से ही जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। तो उस समय सबसे बड़ा जो दल था यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय हिंदी का ही प्रयोग किया था। तो उसमें एक बात आती है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाया गया। तो आप बात करते हैं साथियों, जब कोई भी राष्ट्र आज़ाद हो जाता है तो उसको एक राजभाषा की ज़रूरत होती है
और राष्ट्रभाषा भी एक भाषा होनी अनिवार्य है। तो क्या होती है राष्ट्रभाषा, क्या होती है राजभाषा, उसकी ओर आपको ले चलते हैं। तो समस्त राष्ट्र की भाषा, जब राष्ट्र की जनता किसी भाषा को भाषाई रूप दे देती है तो बहुत सारे भाषाओं में से तो वह क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा हो जाती है। तो कई भाषाएं बोली जाती है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर भाषा को जब पूरे राष्ट्र की जनता उसको सुन सकती है, संबोधन कर सकती है, समझ सकती है, तो वो उस भाषा को पूरे राष्ट्र की भाषा के रूप में माना जाता है। बट साथ ही इसमें एक यह है कि इसको संवैधानिक शब्द नहीं माना गया है। संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, क्योंकि आपको अवगत होगा, हमने भी बताया कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तभी किसी एक पर्टिकुलर भाषा को वहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। हालांकि साथियों, राज्यों को यह व्यवस्था दी गई है कि वो अपने भाषाओं में अपना राजकाज कर सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि राजभाषा आखिर क्या होती है। तो राजकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब इसमें वह बिंदु जोड़ देते हैं कि राज्य को यह परमिशन दी गई है, यह खुली छूट दी गई है कि वह किसी भी भाषा को अपना राजकाज की भाषा बना सकते हैं, अपने राज्य की किसी भी भाषा को। जैसे मराठी लोग हैं, मराठी में करते हैं, पंजाबी जो है पंजाबी भाषा में करते हैं। इस तरह से अपना राज्य वो चला सकते हैं अपनी मनचाही भाषा से। तो 14 सितंबर 1949 को कई बहसों के बाद हिंदी को संवैधानिक तरीके से दर्जा दिया गया और राजभाषा घोषित किया गया था। इसमें भी दो दल थे साथियों, आपको बता दें। एक दल तो था कि जो पहले कह रहे थे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था कि हिंदी को ही बनाओ। तो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद अंग्रेजी की ओर एक वह दल चला गया। इस हिंदी में भी दो दल हो गए थे। एक अंग्रेजी कह रहा था कि इतने सालों से अंग्रेजों ने हम पर राज किया, 150 से 200 सालों तक, तो अंग्रेजी ही कुछ सालों तक बनी रहनी चाहिए। एक दल था कि अंग्रेजी जो है अंग्रेजों की है, तो हमें अपनी मातृभाषा हिंदी ही बनानी चाहिए। तो इस तरह से भी दो दल, कई बहस हुई, 3-4 दिन संविधान में बनाने वक्त इस पर बहस हुई। तो आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा इसको घोषित कर दिया था। इसलिए 14 दिसंबर को हमेशा हम हिंदी दिवस के रूप में अपने भारत देश में मनाते हैं। तो हिंदी को कुछ अंग्रेजों ने भी योगदान दिया इसको बढ़ाने के लिए। आपको बता दें, कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप में इसमें समस्या हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर राज किया था। तो अब राज जैसे ही किया था तो उनको राजकाज चलाने के लिए वहाँ की भाषा सीखनी जरूरी थी। तो उसके लिए उनने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग खोला और वहाँ पे हिंदी सिखाई थी। तो अलग अलग जो शासक थे उनने हिंदी सीखी और हिंदी को अपनी आम बोलचाल की भाषा की और हिंदी का अलग अलग गुणगान किया। तो धर्म समाज सुधारकों का भी हिंदी को बढ़ावा देने में अलग अलग योगदान था। जैसे ब्रह्म समाज के जो भी उपदेश थे राजा राम मोहन राय के, उनने ब्रह्म समाज के उनने हिंदी में ही दिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। आर्य समाज के जो भी उपदेश थे उनने हिंदी में ही दिए। हालांकि दयानंद सरस्वती जी हिंदी को नहीं समझते थे, बट उनने अपनी जो उपदेश थे फिर भी हिंदी में ही दिए थे। थियोसोफिलिक सोसाइटी 1875 में एनी बेसेंट ने दिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 आत्माराम पांडुरंग ने हुए, तब भी उनने अपनी हिंदी में ही अपने उपदेश दिए थे। अब बात करें रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने भी इस मिशन के तहत हिंदी को ही अपना जो उपदेशों के लिए एक अच्छी भाषा माना। तो इन्हें हिंदी के प्रसार में बेसिकली महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति और आपको ले चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजों से, तो इसमें भी दो दल हो गए थे। एक दल कह रहा था कि यार जो इतने सालों से इंग्लिश हमारी भाषा है तो इसी को रहने दिया जाए और राजकाज की भाषा बनी रहे। अब दूसरा था कि अंग्रेजों की भाषा है इंग्लिश, तो हमें हिंदी को अपनानी चाहिए क्योंकि हिंदू की भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो इस तरह से दो गुट थे। तो अंग्रेजों के 150 वर्षों तक हमारे देश में राज किया था। तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी प्रशासन था, अंग्रेजी भाषा था, उच्च शिक्षा की भाषा थी, वह एकदम छोड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि 150 साल तक राज किया था। तो इसीलिए इस चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा था। तो इसके लिए अलग अलग दल गठित हो रहे थे। लास्ट में मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया और इस समस्या का हल इसी आयंगर फॉर्मूले से निकला कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बिल्कुल राजभाषा होगी और राज्य को यह छूट दी जाए कि वह किसी भी भाषा में अपना राजकाज चला सकते हैं।
दूसरा, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी बनी रहेगी। अनुच्छेद 151 के आधार पर हिंदी और हिंदुस्तानी विवाद दूर किया गया। तो आपको बता दें, इसी फॉर्मूले के आधार पर हिंदी को एकदम से नहीं अपनाया गया, इसके लिए 15 वर्षों का समय रखा गया और 1965 के बाद इसको अपनाया जाना था। तो इस तरह से हिंदी के विकास क्रम में संवैधानिक स्थिति में 15 वर्षों के समय सीमा दिया गया। इसके बाद भी इंग्लिश पर ही जोर रहा, तो इसके लिए अलग अलग संविधान में दर्ज दिया गया है। अब आपको पढ़ते हैं। तो संविधान में हिंदी को कुछ अनुच्छेदों में रखा गया है। अनुच्छेद 120, 210 भाषा विषय पर आधारित है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हिंदी को कौन से अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और किस अनुच्छेद में? 343 से 351 तक। आपको ये याद होनी चाहिए। अब बात करें, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है जो कि 8वीं अनुसूची में है, उसमें से हिंदी भी एक भाषा है। तो अनुच्छेद 343 के संदर्भ में संघ की भाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जैसे ही हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला, तो वैसे ही लिपि पर भी बहस छिड़ गई। हमारे महात्मा गांधी जी भी 2 लिपि पर थे, एक तो हिंदुस्तानी, दूसरी देवनागरी। अंत में यह फैसला लिया गया कि लिपि एक ही होगी और भाषा भी एक ही होगी, लिपि देवनागरी और उसकी भाषा हिंदी होगी। इस तरह से 343 के संदर्भ में यह कथन संविधान में नोट किया गया। अनुच्छेद 344 के संदर्भ में इसमें राजभाषा आयोग 1955 गठित किया गया और 345 से 346 तक राज्य सरकारों को भाषा की पूरी छूट प्रदान की गई। अनुच्छेद 347 के तहत कोई राज्य पर्याप्त अनुपात अपनी भाषा को सरकारी अभिज्ञात दे सकता है। तो अनुच्छेद 347 के तहत क्या है? कोई भी राज्य, भारतीय राज्य, यदि पर्याप्त अनुपात कोई बोलता है, कोई उस भाषा को बोलता है उस राज्य का, तो उसको सरकारी अभिज्ञात उस भाषा को दे सकता है। यह अनुच्छेद 347 के तहत कहा गया है। और अनुच्छेद 348 से 349 के तहत न्याय और कानून की भाषा को अंग्रेजी ही रहने दिया जाए। तो अंग्रेजी जो है कोर्टों में जो बोली जाती है, जैसे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी भाषा जो है अंग्रेजी ही रहेगी। 348 और 349 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 350 के तहत व्यक्ति अपनी व्यथा का निवारण करने का हकदार है। और अनुच्छेद 351 के तहत संघ सरकार हिंदी का प्रचार करेगी। जो भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हिंदी बेल्ट के, तो वो हिंदी का प्रचार करेंगे। तो हमने जैसा ही आपको बताया कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। बोली होती है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, वह बोली होती है। और उपभाषा क्या होती है? उपबोली में जब साहित्य रचना होने लग जाती है और क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है। और भाषा क्या होती है? उपभाषा में जब जो बोली है जिसका क्षेत्र विस्तार बढ़ा और साहित्यकार उसको सर्वमान्य रूप देने लग गए, यानी साहित्य रचना करने लग गए, तो वह भाषा बन जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो हिंदी के अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिले। जैसे हमारे वहाँ पे एक हिंदी बोली जाती है, अगले क्षेत्र में हिंदी तो बोली जाती है, बट उसका जो प्रभाव है, बोलने का तरीका है, कुछ शब्दों में अलग अलग बनावट हमें देखने को मिली। तो इसमें हमने देखा तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसके लिए 1889 में अपने उपन्यास में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसका वर्गीकरण किया और हिंदी के उपन्यासों और बोलियों का वर्गीकरण किया, ताकि हिंदी को एक अच्छी पहचान मिल सके। तो ताकि उपभाषा क्या है, बोली क्या है और कौन सी भाषा है, इस पर पूरी बात हो। तो इसके लिए ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया और 1894 से 1927 तक उनके द्वारा हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा। फिर कई विद्वान ने इसका वर्गीकरण निकाला और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया। फिर हिंदी एक राजभाषा है, इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं और 17 बोलियां जो हैं बोली जाती हैं। तो इस तरह से एक लास्ट में एक वर्गीकरण निकाला कि 5 भाषाएं, एक भाषा होगी हिंदी, इसके अंतर्गत 5 उपभाषा होगी और 17 बोलियां हो गई। तो इसमें से 5 उपभाषाओं में सबसे पहला आ गया राजस्थानी, दूसरा आ गया पश्चिमी हिंदी, तीसरा आ गया पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मारवाड़ी, जयपुरिया, डुडाड़ी, मेवाती और मालवी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपभाषा होगी। राजस्थानी भी क्या है? उपभाषा होगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, ये रही। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं मित्रों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हरियाणा, पश्चिमी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? हरियाणा यूपी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियाँ कौरवी खड़ी बोली, बांगड़ू हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी और बुंदेली होगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी,
बघेली कहाँ पे बोली जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली हो गया, जो कहाँ पे बोली जाती है, मगही यूपी में बोली जाती है और भोजपुरी मैथिली बिहार में बोली जाती है। एक आती है पहाड़ी, और उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जो उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें से हमने देखा कि हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां हैं। इन उपभाषाओं का इन बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 में किया और उनने अपना जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसका वर्गीकरण किया। तो हिंदी के वर्गीकरण का श्रेय इन्हीं को जाता है और उन्हें फाइनल जो कंक्लूजन निकाला, और कई विद्वानों ने भी इसी को ही माना, और उनने हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों को योगदान दिया। और इसमें राजस्थानी होगी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो राजस्थानी के अंदर हमने ये चीज़ें आपको बताई थी। अब जानने का प्रयास करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। जैसे ही हमने बताया कि 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक स्थिति पता चल गया था कि हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा होगी और संवैधानिक तरीके से इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब 2 गुट हो गए थे कि एक था कि 2 लिपि वाला, यानी हिंदुस्तानी एक लिपि हो और दूसरा जो है देवनागरी हो। एक गुट था कि हिंदुस्तानी रहने दी जाए और देवनागरी को हटा दिया जाए। एक गुट था कि देवनागरी को ही जो है हिंदी जो है राजभाषा हो और लिपि जो है देवनागरी हो। तो इस तरह से अंत में यह कंक्लूजन निकला कि देवनागरी लिपि जो है हमारे देश की लिपि होगी और भाषा जो है राजभाषा हिंदी होगी। तो सभी लिपियां जो है बेसिकली ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। इस लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों से हुआ। तो देवनागरी लिपि का प्राचीन नमूना 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का है, जो बौद्धकालीन है। बाद में आगे इसके 2 भेद हो गए थे, जैसे उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। तो उत्तरी ब्राह्मी से ही नागरी लिपि बनी, जिसका प्रयोगकाल 8वीं से 9वीं सदी के बीच रहा। तो नागरी प्रचारणी सभा जिसके लिए गठित हुई थी उसने पाया कि 1893 में, यानी लिपि के लिए, नागरी लिपि के लिए नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ था 1893 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय काशी में नागरी करेक्टर नामक एक पुस्तक तैयार की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने नागरी प्रचारणी सभा से संबंधित थे। इन्होंने काशी में नागरी करेक्टर नामक एक पुस्तक लिखी थी और मालवीय जी ने कोर्ट करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन लिखी थी और अदालतों में नागरिक के प्रवेश पर मालवीय जी को बड़ा श्रेय जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो देवनागरी लिपि जो है निकली है, जो भी सारे लिखे हैं ब्राह्मी लिपि से ही निकले हैं। तो देवनागरी लिपि भी एक ब्राह्मी लिपि से निकली एक लिपि है। लिपि के गुण की बात करें, इस लिपि के गुण क्या हैं? देवनागरी लिपि के भारत के कई जो लिपि हैं उनके निकट है। एक वर्ण के लिए ये एक ही वर्ण का प्रयोग, हमें कोई भी भ्रम की स्थिति इसमें नहीं होती है। एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। कोई मुख वर्ण नहीं, उच्चारण का सूक्ष्म भेद कोई प्रकट करने की क्षमता नहीं है। लिपि के दोष भी हैं, कुछ शिरोरेखा का अनावश्यक प्रयोग होता है। जैसे हम कुछ भी लिखें तो जैसे हम खरीब लिखते हैं, तो इस तरह से हम देखें तो शिरोरेखा का अनावश्यक प्रयोग होता है। अनावश्यक वर्ण जो हैं इनका प्रयोग हुआ है यहाँ पे। समरूप वर्ण, जैसे समरूप वर्ण भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ख है, यहाँ पे हमें देखता है कि र व। इस तरह से समरूप वर्णों की भी हमें देखी जाती है। ई की मात्रा का लेखन में पहले उच्चारण होता है, जैसे ई है, ई की मात्रा का पहले उच्चारण हो जाता है। इस तरह से देवनागरी लिपि के गुण भी हैं, दोष भी हैं, ये हमने जान लिया था। लिपि के गुण, लिपि के दोष, जो सारे लिपियां हैं बेसिकली ब्राह्मी लिपि से निकले हैं। अनुच्छेद 343 के तहत भारत की जो राजभाषा है हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी, यह पहले ही हम बता चुके हैं। तो इस तरह से हमने आज हिंदी व्याकरण का लेक्चर डिस्कस कर दिया है, जो हिंदी से संबंधित। इस पीडीएफ को आपको प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये रहा हमारा, इसमें हम फ्लैश कर देंगे आपके लिए, या आप लोग हमसे व्हाट्सएप में इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरे पीडीएफ को। लगातार बैक टू बैक हमारे चैनल पे अब हिंदी व्याकरण के लेक्चर आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको हेल्पफुल लगा यह वीडियो, आप जरूर लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों का जरूर करें। आगे इसके बाद हमारा MCQ जाएगा इस लेक्चर का, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। आपको हिंदी व्याकरण पर कोई भी कमी हमारे चैनल के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन।